हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यू मैथ्स। और इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर 5 विच इज डेटा हैंडलिंग उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में बेसिकली क्या होता है, चैप्टर का एक ओवरव्यू होता है, बिकॉज हर एक चैप्टर आपके लिए कई सारी नई टर्म्स लेके आता है जो आपको जानना काफी जरूरी होता है। हालांकि आप ये चैप्टर पहले भी पढ़ चुके हो, आपको आता भी, और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर इसको कंसिडर किया जाता है, तो लेकिन फिर भी हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं। चैप्टर का नेम क्या है? डेटा हैंडलिंग। ना व्हाट इज डेटा? डेटा क्या होता है? नॉर्मली आप कोई भी इंफॉर्मेशन है, फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं थ्रू आउट द चैप्टर। आपकी क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और आपको बोला जाता है कि आपको, यू आर द क्लास मॉनिटर, ओके, सो यू हैव टू मॉनिटर एनीथिंग एंड एवरीथिंग, और आपको एक लिस्ट बनानी है कि कितने बच्चों को फुटबॉल पसंद है, कितने बच्चों को क्रिकेट पसंद है, कितने बच्चों को वॉलीबॉल पसंद है, कितने बच्चों को बास्केटबॉल पसंद है। सो वो क्या हो गया है बेसिकली कि आपको अपनी टीचर को एक डेटा लेके देना है, ठीक है, कि हमारी क्लास में से इतने बच्चों की स्ट्रेंथ है जो ये खेलना चाहती है, ये खेलना चाहती है। उस केस में आप अपने माइंड में हर चीज रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये तो बहुत एक छोटा सा एग्जांपल है, डेटा तो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, लाइफ टाइम काम आते हैं। लाइक इफ यू डू एनी काइंड ऑफ बिजनेस, आपको डेटा चाहिए हर एक चीज का, ठीक है। बहुत सी चीजें होती हैं जो डेटा को हैंडल करने पे ही आप सॉर्ट आउट कर पाते हो। सो चैप्टर का नेम है डेटा हैंडलिंग। सो वी आर हैंडलिंग द डेटा, वी आर लर्निंग हाउ टू हैंडल द डेटा। ओके, सो डेटा समझ आया? होता क्या है कि कोई भी चीज का एक इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना जो कि माइंड में पॉसिबल नहीं है। अगर मैं आपको बहुत सारे लगभग 100 नंबर दे दूं और मैं आपको उसमें से कहूं कि काउंट करके बताओ इसमें से 2 कितने हैं, 5 कितने हैं और 8 कितने हैं, तो आपको बहुत समय लग जाएगा और आप माइंड में उसको नहीं कलेक्ट कर पाओगे। उस केस में हम डेटा हैंडलिंग की सारी चीजों को धीरे 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 सीखते हैं। नाउ ग्रुपिंग या ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, मैंने तुम्हें बोला कि बेटा आपको कुछ नहीं करना, मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, गो टू योर क्लास एंड मुझे ये बताओ किस बच्चे को कौन सा गेम खेलना है, ठीक है। नाउ यू नो ऑलरेडी कि आपकी क्लास, आपके स्कूल में प्लेइंग के लिए 4 गेम्स हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी बोला, ठीक है, फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, ये सब गेम्स हैं। तो वो होता है ग्रुप करना या ऑर्गेनाइज कर देना किसी चीज को, कि आप क्या करोगे, फुटबॉल लिखोगे, ऐसी क्रिकेट लिखोगे, ऐसी मतलब सारे लिख के, और फिर आप उसमें नाम लिखना शुरू करोगे, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है। ये तो हो गया आप किस तरीके से उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हो, किस तरीके से आपने ग्रुप्स बना दिए, फुटबॉल के ये रहे, क्रिकेट के ये रहे और इसके ये रहे। नाउ नेक्स्ट टर्म आता है आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी पता है क्या होता है? एट द एंड लगा लो, आपने पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया और एट द एंड आपके पास नंबर आते हैं कि फुटबॉल 15 बच्चों को पसंद है, 10 बच्चों को क्रिकेट पसंद है और 5 बच्चों को ऐसी और ऐसी लगा लो आप, ठीक है, कुछ भी। दिस इज द फ्रीक्वेंसी नंबर, दिस इज द फ्रीक्वेंसी कि आपकी क्लास के 15 नंबर हैं, 15 बच्चे हैं जिनको फुटबॉल पसंद है, तो वो फ्रीक्वेंसी होता है। कितने फ्रीक्वेंट बच्चे हैं? इतने बच्चे हैं, ठीक है। 3 टर्म्स क्लियर हुई, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट, हाउ टू ग्रुप इट, हाउ टू ऑर्गेनाइज इट। अब इसके ना बहुत सारे तरीके होते हैं, जरूरी थोड़ी है मैं आपको हमेशा एक ही काम दूंगी कि बेटा जाओ गेम्स ढूंढ के लाओ, कितने बच्चे कौन से खेलते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको डेटा, बहुत बड़े बड़े डेटा भी दे दिए जाते हैं, उनको ऑर्गेनाइज करना भी आना चाहिए। तो ये तो सिर्फ मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया था। आप कॉम्प्लिकेटेड डेटा को कैसे कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, और मैं आपको बोलूं कि मुझे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से काम नहीं चलेगा, मुझे एक आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाना है। तो फ्लो चार्ट भी बहुत तरीके के होते हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट कि हम किस किस तरीके, हमारे पास कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिसमें हम डेटा को हैंडल करके, ऑर्गेनाइज करके एक ग्राफ बना के दे सकते हैं। पहला ग्राफ जिस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो दैट इज बार ग्राफ। बार ग्राफ में क्या होता है, मैं एक एक एग्जांपल लेके दिखाती हूँ आपको। पाई चार्ट का नहीं, बिकॉज पाई चार्ट का एक फॉर्मूला होता है, आपको डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ता है, वो हम जब भी करेंगे जब हम स्पेशली पाई चार्ट के बारे में पढ़ रहे होंगे। ओके, सो व्हाट इज बार ग्राफ? बार ग्राफ, सिर्फ ग्राफ कभी भी कोई बनता है तो वो एक इस तरीके से बनता है, ठीक है। अब बार ग्राफ में क्या होता है, मान लो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ जो अभी तक मैं समझाती आ रही थी कि फुटबॉल, मान लीजिए फुटबॉल खेलने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं और क्रिकेट खेलने वाले
10 स्टूडेंट्स हैं, और वॉलीबॉल खेलने वाले अगेन 10 स्टूडेंट्स हैं, और बास्केटबॉल खेलने वाले 5 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको एक बेसिकली इंफॉर्मेशन दे दी गई कि टोटल कितने हो गए, 10, 20, 30 और 40 हो गए। चलो ठीक है, अब इसको आप बार ग्राफ बनाओगे या हिस्टोग्राम बनाओगे? बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखो, बार ग्राफ में और हिस्टोग्राम में डिफरेंस होता है बहुत बड़ा, वो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले जब आपको बिल्कुल अलग अलग इंफॉर्मेशन किसी चीज की मिली हुई है तो आप बार ग्राफ बनाओगे। हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस होता है वो जब समझाती हूँ, जब हिस्टोग्राम। अब इसको बनाएंगे कैसे? हम ना यहाँ पे एक अपना एक मेन चीज ले लेंगे, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। मैंने 5 का गैप ले लिया। ठीक है, अब फुटबॉल खेलने वाले 15 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहाँ पे 15 तक ऐसे मार्क करके, और या तो इसके अंदर या नीचे लिख दूंगी फुटबॉल। और क्रिकेट के 10 है तो 10 के आगे ऐसे एक गैप छोड़ना होता है। सबसे पहला डिफरेंस तो यही होता है, बार ग्राफ में गैप होता है, हिस्टोग्राम में गैप ही नहीं होता। क्रिकेट खेलने वाले ये रहे बच्चे। उसके बाद वॉलीबॉल आता है, अगेन 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है आपका लास्ट बास्केटबॉल विच इज 5, तो 5 यहां तक बन रहा है। ये आप स्केल से करना, ऐसे मत करना मेरे तरह। ठीक है, ये होता है बार ग्राफ, जहां पे आपको प्रॉपर आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे, जिसमें आप एग्जैक्ट मार्क कर सकते हो। सिंपल सा बार ग्राफ। अब इसके क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हिस्टोग्राम में क्या होता है, अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो आपकी हॉलीडेज पड़ गई हैं, ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कि आपको एक इंफॉर्मेशन लाके देनी है, डेटा लाके देना है कि कितने बच्चों ने कितने से कितने घंटे तक हर रोज टीवी देखा। तो आपका कुछ जो डेटा कलेक्ट हुआ, मान लो वो ऐसे हुआ कि 1 से 2 घंटे। अब कोई ऐसे तो बोलेगा नहीं ना, मैम मैंने 2 घंटे टीवी देखा, मैम मैंने 4 घंटे। नहीं, बच्चे ऐसे नहीं करते, वो ऐसे शर्मा के बोलते हैं कि मैम 1 से 2 घंटा। मान लो 10 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने 1 से 2 घंटे टीवी देखा। ठीक है, ये टाइम हो गया, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चों ने देखा, या नंबर लगा लो आप। कुछ बच्चे कहेंगे मैम 2 से 3 घंटे देखा, डोरेमोन देखता रह गया था, मान लो 20 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम मैंने तो 3 से 4 घंटे देखा क्योंकि मैं तो पहले हॉलीडे होमवर्क कर चुका था, मान लो ऐसा बोलने वाले 15 बच्चे हैं। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे कहेंगे कि मैम मैंने तो ना 5 से 6 घंटे टीवी देखा है रोज, मैं तो रात में पढ़ने वाला नाइट आउल हूँ, तो मैं 5 से 6 घंटे रोज दिन में टीवी देखा है मैंने। तो इसको कहने वाले बच्चे हैं मान लो 5, लेट्स टेक 5, 10, 20, 30, अगेन 40 हो गए। चलो, अब इसका ग्राफ क्या आपको लगता है आप ऐसे बना पाओगे? नहीं बना सकते। यहाँ पे एक एक नंबर गिवन था, अलग अलग चीजें गिवन थी। यहाँ पे देखो, ये एक क्लास इंटरवल बोलते हैं इसको, जब यहां से यहां तक, यहां से यहां तक दिया गया होता है ना, उसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। इस केस में हम क्या बनाएंगे, 1 से लेके 6 तक आपको दिख ही रहा है ना, तो मैं काम करूंगी 1, 2, 3, 4, सॉरी 5 से 6, 4 से 5 करना था ये। ठीक है, 5, 6 एंड सो ऑन। ये मैंने लिख दिया यहाँ पे नीचे टाइम, और यहाँ पे मैं लिखूंगी कितने बच्चे हैं, 5 से 20 तक है ना, तो मैं 5-5 का गैप ले लेती हूँ। ये सब क्वेश्चंस के दौरान बताऊंगी, जरूरी नहीं है ऐसा इतना इजी आ जाए। अब कुछ बच्चों ने कहा 1 से 2 घंटे, 1 से 2 घंटे कहने वाले बच्चे कितने हैं, 10। अब कुछ बच्चों ने कहा 2 से 3 घंटे, तो 2 से 3 घंटे को हम सिर्फ 3 पे तो नहीं बना सकते ना, हम 2 पे बना सकते, हम 2 से ही शुरू करेंगे, 3 तक जाएंगे। और इतने बच्चे कितने, 20 बच्चे। ये देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ द बाय चार्ट्स, बोथ ऑफ द ग्राफ्स, की इसमें डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस ही नहीं आता। ये जो है सेम होते हैं। देखो, 2 पे खत्म हुआ तो दूसरा 2 से 3 घंटे, 3 पे खत्म हुआ तो तीसरा जो है 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे देखने वाले हैं 15 बच्चे, तो ये 3 से 4 के कितने बच्चे हो गए, 15। फिर 4 से 5 देखने वाले हैं 5 बच्चे। ये बना है आपका हिस्टोग्राम। अभी इसमें बहुत सारी कमियां हैं, ऐसा मत सोचना, मतलब मैं आपको सिर्फ एक ओवरव्यू दे रही हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राम। कि हिस्टोग्राम में आपको डेटा इस तरीके का दिया हुआ होगा, और बार ग्राफ में आपको अलग 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 चीजें दी हुई होंगी। यहाँ जो ऐसे फ्रीक्वेंसी टेबल आ जाता है, वहां हिस्टोग्राम बनाते हैं। ठीक है,
अब हिस्टोग्राम में कुछ अपर लिमिट्स लोअर लिमिट्स वो हम क्वेश्चन के दौरान करेंगे। पाई चार्ट क्या होता है, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो हमें एक सर्कल में दिखानी होती है, तो हम क्या कर, सर्कल नहीं है बिल्कुल भी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट कंसिडर इट एज अ सर्कल। इमेजिन कर लो कि ये सर्कल है, उसमें हम सेंटर से स्टार्ट करते हैं, डिग्रीज बनाते चले जाते हैं। मान लो हमें बोला गया कि पिज्ज़ा खाने वाले लोग हैं 46% या कुछ समथिंग लाइक दैट, ऐसे पूरा आपको गिवन होगा। पाई चार्ट एक बहुत वास्ट कंसेप्ट है, उसको मैं एक अलग से वीडियो में समझाऊंगी, वो ज़्यादा इजी रहेगा, बट मैं तरीका बता देती हूँ। बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट, 3 तरीके से हम डेटा को हैंडल करके उसको एज अ ग्राफ शो करते हैं, ठीक है। लास्ट अब एक और टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, वो भी समझ लेते हैं। सो नाउ गाइज, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या होता है? हम बोलते हैं ना कि हो सकता है आज बारिश हो, 50% प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश हो, मतलब आप श्योर नहीं हो किसी चीज के लिए, हो सकता है वाला सीन जब आ जाए प्रोबेबिलिटी यूज करना है। जैसे मान लो मैंने एक डाइस है, लूडो सबने खेली है, 1 to 6, उसमें नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 ऐसे करके, तो 6 एक नंबर्स होते हैं टोटल डाइस के अंदर। अब मैंने एक डाइस थ्रो किया, कितना चांस है कि 4 आएगा? कितना चांस है कि 4 आएगा? 4 कितनी बार आ सकता है? एक ही बार आ सकता है ना। सो वहां हम प्रोबेबिलिटी यूज करते हैं कि कितना चांस है, 1/6 हो जाएगा, वो बताती हूँ क्यों। अब जैसे अगर मैं बोलती हूँ कि कॉइन है, कॉइन को मैंने फ्लिप किया, उसमें 2 ही चीजें होती हैं, हेड और टेल, ठीक है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि टेल आएगा? वो हाफ ऑफ प्रोबेबिलिटी हो गई ना, 50% हो सकता है कि हेड आ जाए, 50% हो सकता है टेल आ जाए। यहां हमें परसेंटेज नहीं लानी है, हमें उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लेट्स सी हाउ टू डू इट। प्रोबेबिलिटी का एक फॉर्मूला होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम। बहुत ही सिंपल है, देखने में लग रहा होगा ना इतने भारी भारी वर्ड आ गए, क्या है ये, कुछ भी नहीं है। देखो, फेवरेबल आउटकम मतलब कितने चांसेस हैं उस चीज का उतना आने के, और टोटल आउटकम कितने, जैसे डाइस में 1 2 3 4 5 6 नंबर्स होते हैं। अगर मैंने बोला, क्वेश्चन दिया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 आने के कितने चांसेस हैं, उस केस में आप देखो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला फेवरेबल आउटकम, 3 कितनी बार आ सकता है? 3 मत लिख देना, 3 नंबर जो है डाइस थ्रो करने पे कितनी बार आ सकता है? एक ही बारी में 2 बार तो नहीं आ सकता ना, एक डाइस में एक ही 3 होता है, तो वो 1 बार आ सकता है। पूरे डाइस थ्रो करने पे 3 नंबर 1 बार आ सकता है, और टोटल कितने नंबर हैं? 6। सो फेवरेबल आउटकम 1, टोटल आउटकम 6, तो कितना चांसेस है? 1/6 चांस है कि 3 आ जाए। समझ आया प्रोबेबिलिटी? कॉइन का लेते हैं, हेड टेल। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड? हेड आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है? फेवरेबल आउटकम, कॉइन टॉस करोगे, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। हेड आने के चांसेस कितने हैं? एक ही बार आएगा ना। और टोटल कितने हैं? हेड या टेल 2 हो गए ना, टोटल 1 और 2, 1/2, यानी मतलब TH नहीं लिखते, 1/2 चांसेस हैं, हाफ चांसेस हैं कि हेड आ जाए, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी है, बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है। ये चैप्टर करने में बहुत ही आपको मजा आने वाला है, बिकॉज बहुत ही इजी है। अभी सुनने में हो सकता है कुछ टर्म्स आपके लिए नहीं थी तो आपको डिफिकल्ट लग रही होंगी। वीडियोस को फॉलो करो, जब आगे क्वेश्चंस आएंगे, एग्जाम्पल्स आएंगे, ट्राई दीज आएंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आएंगे, एट द एंड ऑफ द चैप्टर आपको सब कुछ समझ आ चुका होगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू।